हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको छत्तीसगढ़ जो सेट एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की बताने वाली हूँ। आज मैं टोटल 100 क्वेश्चन इसके आंसर की बताऊंगी। फटाफट आंसर कीज बताऊंगी, एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो बताना आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और पहली बार आप मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी अच्छी से क्लासेस मिलेंगी। मैं काफ़ी सारी क्लासेस ले चुकी हूँ। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन का लेवल था, मॉडरेट लेवल था। इसको टफ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल के थे और बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बेस थे कि इसमें दो आंसर हो रहे थे, लेकिन आपको जो ज़्यादा बेटर आंसर था वो लगाना था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सही इसमें पूछ रहा है सही क्या है। एक अधिकार मूल अधिकार तब होगा जब उसका उल्लेख संविधान के मूल अधिकार के अध्याय में होगा। बिल्कुल सही बात है। मूल अधिकार के अध्याय के बाहर संविधान के अंतर्गत उल्लेखित अधिकार को क्या बोलते हैं? संवैधानिक अधिकार। तो दोनों सही है। देखो, जैसे हमारा संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है। क्यों? अब वो संवैधानिक अधिकार हो गया कि मूल अधिकार से हटा के संविधान के 301 में दे दिया गया है, तो वो संवैधानिक अधिकार हो गया है। अगला है, कल्पना लोकी समाजवादी से संबंधित कौन है? तो कल्पना लोकी समाजवादी, देखो, ओवन थे, चार्ल्स फूरियर थे, सेंट साइमन थे, बेकन और ये नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स से संबंधित। तो मार्क्स से संबंधित क्या है? वर्गहीन राज्य समाज। बिल्कुल सही बात है। राज्य कुम्हार कुम्हला कहलाया जाएगा। किसानों की तानाशाही, योग्यता और आवश्यकता अनुसार। देखो, तो किसानों की तानाशाही को एलिमिनेट करना था, तो आपका आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर 4। मैंने जब भी अपने मेरी क्लास अगर आपने फॉलो किया तो मैं बताती हूँ किस तरह से हमें आंसर लाना होता है, कि जो बिल्कुल नहीं उसको आप एलिमिनेट कर दो, फिर ऑप्शन आप ढूंढोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे इसमें मैं किसानों की तानाशाही की बात आपने कभी सुनी है? तो वो उसको एलिमिनेट कर देते, तब भी आपको बाकी आता हो नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत सारी इस पेपर में मैंने देखा है, आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, एलिमिनेशन करके आप काफ़ी सारे क्वेश्चन को सही कर देते। अगला क्वेश्चन है, अधिकार की प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकार के वैधानिक, अधिकार के ऐतिहासिक, अधिकार के सामाजिक कल्याण। देखो, सामाजिक कल्याण तो हमारे लॉस की जी का है, यानी डी का फर्स्ट होगा, तो डी का फर्स्ट तीनों में दिया है। फिर हो जाएगा ए, अधिकारों का प्राकृतिक है आपके ये सिसरो है। फिर वैधानिक हो जाएंगे ऑस्टिन, और फिर रिची हो जाएंगे आपके ऐतिहासिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीथिंकिंग मल्टी कल्चरलिज्म, कल्चर डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ये आपके यूजीसी नेट में भी कई बार ये वाला बुक वीको पारे का पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए। ये तो एकदम आपको याद होनी चाहिए, ये बुक काफ़ी बार एग्जामों में आ चुका है। अगला है, किसने कहा प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र विकास सबसे स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त बन जाती, सबकी स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त बन जाती। तो ये बोले थे आपके मार्क्स बोले थे, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से नव उदारवादी के प्रतिपादक नहीं है। बिल्कुल अब ध्यान रखना, नहीं है कौन है? तो नहीं है नव उदारवादी, तो देखो, हैयक है, फ्रीडमैन है, नॉजिक है, कार्ल पॉपर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक समाजवाद का स्थल फ्रांस में नहीं था? ठीक है, ये देखो, ये तीनों का था, बेकन का था, साइमन का और चार्ल्स फूरियर का था। रॉबर्ट ओवन वेल्स में इनका जन्म हुआ था, तो ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सुमेलित करना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, प्लेटो का क्या है? व्यक्ति का बृहद रूप। ए में हमें 4 लगाना था, अगर ए में 4 लगाते उससे ही आपका आंसर आ जाता, बाकी आपको पता होता, लेकिन ऐसे सब राजेश्वर पर पृथ्वी का अवतरण है, बहुत बार आपने सुना होगा, हीगल का है। मार्क्स का क्या है? राज्य कृत्रिम संस्था है। और ये आवश्यक बुराई, क्योंकि मिल उदारवादी विचारक है, तो उदारवादी क्या बोलते हैं? राज्य आवश्यक बुराई। राज्य आवश्यक बुराई मतलब है, मतलब बुराई है बट आवश्यक बुराई है। अगला, डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी, ये इनकी हुई थी, रूसो की थी। अगला है, कार्ल मार्क्स ने अपनी कृति आर्थिक नियतिवाद का वर्णन किया था, तो द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। देखो, थोड़ा थोड़ा सब में उन्होंने किया था, आर्थिक बात पे तो बात करते थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उन्होंने इस पे बल दिया था जिस बुक में, वो था क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, इसी में उन्होंने अलगाववाद का भी सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला है,
अरस्तू के अनुसार, तो अरस्तू के अनुसार राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है राज्य व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तभी आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या होता है? कि वो अपने में सब सक्षम है, सब कुछ कर सकता है। तो ये भी आप समझ से ये इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मैंने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो मैंने देखा ये काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे कि आपकी समझ को देखते थे कि आप अगर समझ रहे हो तो कर सकते हो। बहुत सारे फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं बोलूँगी, और कुछ क्वेश्चन थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि जब आप ये MCQ बेस से एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा, दो आंसर आपको कभी कभी बहुत बार आपको सही लगेगा कि अरे ये तो दोनों आंसर सही है, बट ज़्यादा कौन सा सही है उस पर हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में ग्रामसी में पूंजीवादी समाज के मार्क्सवादी मॉडल का विश्लेषण नहीं है। तो ये सहयोग की संरचना का नहीं है, बाकी हेजेमनी की बात की है, लेजिटिमेसी की बात की है, फिर दमन की बात की है। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका क्वेश्चन नंबर 20। अगला है निम्नलिखित में से किन्होंने धर्म को राज्य का उपकरण माना है? तो धर्म को राज्य का उपकरण कौन माने? ये तीनों, कौटिल्य बल्कि मैकियावेली ने धर्म और राजनीति को अलग किया था, बट वो उपकरण मानते थे। ठीक है, बाकी अगर ये रंजीत सिंह ये सेकुलर थे, ये किसी धर्म के प्रति नहीं थे, तो इसलिए हम इन्हें एलिमिनेट करेंगे। अगर A B सिर्फ रहता तो हम वो भी लगा सकते थे, बट यहाँ 3 भी है तो हमें इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, 4 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारिसग्रहम कौटिल्य की किस व्यवस्था से है? तो ये उनके राज्यमंडल का, उन्होंने जो मंडल सिद्धांत दिया था तो उसमें जो ये बीजगुसु की जो पीछे जो राज्य था उसी को बोलते थे ये। तो ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ये आसान। अब देखो इसमें क्या है, पेरियार से का केंद्रीय भाव क्या था? देखो सुधार भी उनका था, आत्मसम्मान भी था, लेकिन ज्यादा क्या था? केंद्रीय भाव। तो उसमें आप आत्मसम्मान लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। फिर है ये है औपनिवेशिक देशों के संदर्भ में M N रॉय ने कम्युनिस्ट्स की भूमिका को कैसे देखा था? तो उन्होंने, देखो इसका है, उसने चारों ऑप्शन में पढ़ देती हूँ, उसे उन देशों की स्वतंत्रता आंदोलन में सीधे शामिल हो जाना चाहिए, उसे इन देशों के राष्ट्रवादी बुर्जुआ का समर्थन करना चाहिए, उसे स्वयं को केवल मजदूरों और किसानों के क्रांतिकारी आंदोलनों तक सीमित रहना चाहिए, और उसे औपनिवेशिक देशों की क्रांतिकारी शक्तियों को केवल नैतिक और तात्विक समर्थन देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3rd and 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समाजवादी विचारक ने राज्य सत्ता के विरुद्ध व्यक्ति के प्रतिरोध के अधिकार की वकालत की थी? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला है अगनासुत राज्य के तत्व में क्या शामिल नहीं? देखो अब संप्रभुता तो आधुनिक विचारधारा है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो भौगोलिक क्षेत्र के बिना राज्य कैसे हो सकता था? अमात्य तो मंत्री होता था, मिनिस्टर जरूरी होता था, आर्मी तो उस समय जरूरी ही था, बल। ठीक है, तो आप इसको अगर नहीं भी पता था तब भी आप समझ के कर सकते थे। अगला है, देखो ये भी क्वेश्चन आसान है, आपको नहीं पता था फिर भी आपको ये पता होगा ना, क्या नाम है, देखो और इसमें क्या है, गीता रहस्य तो केसरी तो उनका है, हमें सबको पता है, ओरियन भी है, और द आर्टिक ऑफ होम। अगर चलो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप प्लीज़ इनके चारों का लिख लो, ये चारों उन्हीं की है। ठीक है, कौन सा? द आर्टिक ऑफ होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य, केसरी, ओरियन। ठीक है, ओरियन अगर नहीं पता होगा तो उसको भी लिख लेना, वो भी इनका, नहीं तो अगर नहीं पता रहता तो आप सी लगा सकते थे, लेकिन ओरियन भी इनकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेंड्स अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो भी नहीं दिया तब भी ये क्वेश्चन जैसे जैसे दूसरे होता है, क्या नाम है, दूसरे एग्ज़ाम से लोग क्वेश्चन लेते हैं, इसलिए जितने से जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ, जहाँ से भी मिले वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ही घूमते रहते हैं। ठीक है, अगला है जयप्रकाश नारायण ने 1936 में छपे पर्चे वाई सोशलिज्म के अनुसार निम्नलिखित में से क्या समाजवाद का उद्देश्य नहीं है? देखो बिल्कुल ध्यान देना, नहीं है तो क्या है ये भी देखते हैं। देखो ये तीनों में क्या है, ये बात कही है और ये नहीं होगा। देखो उत्पादन के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण, ठीक है, उत्पादकों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण हो, बिल्कुल समाजवाद है। तो किसी देश के विकास की योजना और नियंत्रण उत्पादकों के हाथों में होना चाहिए, ठीक है, समाजवाद से रिलेटेड ये हो गया। राजाओं और जमींदारों जैसे शोषक वर्गों को बिना मुआवजे
के समाप्त करना, ठीक है। एक क्रियात्मक वयस्क मताधिकार प्रणाली, इसमें इसकी बात बिल्कुल नहीं कही कि, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको भी आप समझ से कर सकते थे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये भी बहुत सारा मुश्किल क्वेश्चन है। अगला है, ये तो देखो आप इनको अरविंद की कर्मयोगी तो सबको पता होगा, उनकी बुक है, तब भी आप ये वाला आंसर कर सकते थे क्योंकि फोर्थ इसी में एक ही में है। युगांतर ये अपने भाई के साथ मिलके लिखे थे, उसमें इनकी एक आर्टिकल थी। वंदे मातरम, आर्य और कर्मयोगी तो इन्हीं की बुक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अग्रणी असंतुष्ट आलोचक बुद्धिजीवी परस्पर विरोधी और हारे गए मुद्दे का योद्धा किसके अनुयायी कभी कम नहीं होंगे ये रूप में वर्णित किया है? तो ये जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये फाइनर के अनुसार राजनीतिक अभिजन के प्रकार है। तो फाइनर ने ना एक संतरे की वो किया था, देखो संतरा है जो पानी में है और यहाँ पे सत्ता वाले हैं और यहाँ पे जो गैर सत्ताधारी हैं, राजनीति की भी बात की, और ये ना पलटते जाते हैं, मतलब कभी अगर ये गैर सत्ताधारी पलट के इधर आ जाएंगे, कभी ये इधर आ जाएंगे। तो इन्होंने चारों तरह की अभिजन की बात की, शासक अभिजन की, विपक्ष अभिजन की, राजनीतिक अभिजन की, गैर राजनीतिक अभिजन की, इन्होंने चारों तरह की बातें की। और तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये वाला तो यूजीसी नेट में भी कई बार ये वाला बुक पूछा गया है, रेस्ट ऑफ द अर्थ। अगर आप मेरी क्लास को फॉलो कर रहे होंगे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। मैंने बहुत सारे एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ, तो अगर आप नहीं अभी तक मेरे चैनल को फॉलो किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो करना, आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे और भी एग्जाम ओरिएंटेड। और मैं इस तरीके से बताती हूँ कि कैसे मतलब एग्जाम में हम क्वेश्चन को डील करते हैं और कैसे हर मतलब जैसे वर्डिंग से भी आप जैसे कोई चीज़ आपको नहीं भी आ रहा फिर भी कैसे हम एलिमिनेट करके आंसर ले आ सकते हैं। उस राजनीतिक चिंतक का नाम बताइए जिसने दार्शनिक रूप में कल्याणकारी राज्य को न्यायपूर्ण बताया है। तो ये टीएच ग्रीन सबसे पहले बताए थे, ठीक है। अगला है, कौन सा सिद्धांत संरचनाओं विशेषीकरण को राजनीतिक आधुनिकीकरण की पहचान मानता है? तो ये आलमंड और पॉवेल है, ठीक है। इन्होंने इस पे काफी बात किया था। अगला है, देखो अब इसमें आपको ये दोनों में कंफ्यूजन, बाकी ये दोनों को तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते थे। अगला, निम्नलिखित में कौन एलन बॉल की सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो देखो तीनों इनकी विशेषता हो जाएगी और ये नहीं होगी। तो जब भी अगर देखो आप कोई सेट सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ उसके आंसर को पे ही ध्यान ना दो, उसके अलावा जो ऑप्शन है उस पर भी बिल्कुल ध्यान दो। देखो तो सर्वाधिकार में क्या हो जाएगा, नहीं है। तो एक राजनीतिक दल राजनीतिक गैर राजनीतिक प्रभुत्व शक्तिशाली होता है, ठीक है। अगला है, मतलब ये सब विशेषता है, ठीक है। एक विस्तृत विचारधारा राजनीतिक व्यवस्था के अधीन समस्त राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। न्यायपालिका, टीवी, आकाशवाणी पर सरकार का नियंत्रण होता है, सब पे सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार जनतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है, जब जनतांत्रिक ही तरीके से चुनी जाएगी तो सर्वाधिकारवादी क्यों होगी, ठीक है। तो ये भी आप आसानी से कर सकते थे। अगला है पॉलिटिक्स ऑफ मास सोसाइटी। तो ये है आपका विलियम कॉर्नहाउस का, ये बुक आप बिल्कुल लिख लेना। कुछ कुछ जो बुक है अगर नया लग रहा है तो उसको प्लीज आप नोट डाउन कर लो और उसका एक कॉलम मतलब ऐसे कर लो, मैच द फॉलोइंग कर लो। इसमें कितने 5 से 6-7 बुक है तो सबको लिख लो एक जगह। तो बुक तो बिल्कुल याद रखना क्योंकि बुक बिना याद किए तो याद होता नहीं है। अगला, आलमंड और बर्बर ने राजनीतिक संस्कृति के प्रकार कौन सी नहीं है? देखो उन्होंने पैरोकियल भी बताया था। सब इसमें इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि इंग्लिश वाला ही आसान रहता है। पैरोकियल बताए थे, सब्जेक्टिव बताए थे, पार्टिसिपेटिव बताए थे, डाउनवर्ड्स, पॉलिटिकल कल्चर ये नहीं बताए थे। तो ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें पूछ रहा 38 का है, सही क्या है? तो यदि विधि निर्माण प्रक्रिया और संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के मध्य अंतर है तो उसे कठोर संविधान कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि कानून निर्माण और संविधान में संशोधन के लिए एक साधारण प्रक्रिया हो तो उसे लचीला। तो दोनों हो, क्योंकि हमारे देखो हमारा संविधान क्या बोला जाता है, लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है। तो कुछ हमारे आर्टिकल्स साधारण इसके अनुसार हो जाते हैं और कुछ के लिए ये यूज होता है। जैसे अमेरिका में हमेशा ये कठोर संविधान है, उसमें ये यूज होता है। तो इसलिए ये दोनों आंसर सही है, दोनों कथन सही है। अगला है सही क्या है? सूची पद्धति मतदाता एक राजनीतिक दल को अपना वोट देते हैं, एकल संक्रमण मत प्रणाली मतदाता एक उम्मीदवार को अपना वोट देते हैं। तो दोनों सही है। इसमें देखो मुझे कंफ्यूजन भी है, ये दोनों गलत भी हो सकता है। ये सिर्फ सूची में सिर्फ हाँ दल को ही देते हैं ना, दल को ही देते हैं। चलो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ कुछ फ्रेंड्स अगर कुछ आंसर में अगर आपको कंफ्यूजन तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।
अगला है किसका कथन है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय चिंतन एवं गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के में परिवर्तन निहित है। तो ये हंटिंगटन का है। अगला है शरणार्थियों की विश्व समस्या में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। देखो, साधनों की कमी और मानव तस्करी होती है, इनकी सीमित अधिकार इनके पास होता है, गंतव्य स्थान पर सामाजिक विरोध भी होता है, वैश्विक संस्था में सहयोग नहीं। तो वैश्विक संस्था इनका सहयोग करती है, तो ये नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। मतलब ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। 1900 ये क्या नाम है 1994 में स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्था की स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये 97 या 98 हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मार्क्स एवं एंजल ने ब्लदार लिखित कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का संदेश नहीं है, तो यह शांति और स्थिरता का प्रचार करते, ये बिल्कुल थोड़ी करती थी, ठीक है। बाकी आप तीनों आंसर पढ़ लें, मैं जल्दी जल्दी आंसर बताती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी नहीं तो लंबी हो जाएगी। बहुसंस्कृतिवाद किस जनतंत्र के एक प्रकार के लिए चुनौती है, तो ये है उदार जनतंत्र के लिए, बाकी के लिए नहीं। बहुसंस्कृति इसमें उदार जनतंत्र के लिए वो है। अगला है निम्नलिखित में उत्तर आधुनिकतावाद विचारकों से संबंधित कौन सा गलत कथन। देखो, तो रिचर्ड एस्ले एक विरोधी नहीं, ये उत्तर आधुनिकतावादी थे, विरोधी नहीं थे, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी ये सब सही है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में यथार्थवाद के समर्थक हैं, तो यथार्थवाद के समर्थक तुम्हारा ये तीनों हो जाएंगे, हेनरी किसिंजर, एच कार और जोसेफ ग्रीको। अगला है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन वुड का लक्ष्य नहीं था, तो आर्थिक व्यवस्था का सहमति प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना, युद्ध में विजय, तो वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था का संगठन करना, ये नहीं था। रूडोल्फ बाहरो ने 1982 में पूंजीवाद के पर्यावरणीय संकट का मूल कारण क्या बताया था, आर्थिक केंद्रवाद। ऑप्शन नंबर डी। अगला है मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती, स्वतंत्रता ने में अधिकार का विचार निहित है, अधिकार की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। तो देखो इसमें ना कंफ्यूजन है, ये देखो ऐसे तो होगा ए आंसर, लेकिन कहीं मतलब ये बारकर का तो कथन नहीं था, ये है थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ऐसे मेरे हिसाब से तो ए आंसर होगा। अगर आप देखना आपको क्या सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति प्रस्तावना एकता, ये तो कोरियाई संकट है। ऑप्शन नंबर सी। ये गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961, ये सब आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन में फटाफट करते हैं। बेलग्रेड नाम सम्मेलन के प्रमुख विषय क्या थे, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, बिल्कुल जब हम आज़ाद हुए तो उसके बाद जब गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो बेलग्रेड उपनिवेश कांड बिल्कुल सही है। ये तीसरे मोर्चा थोड़ी बताना था, आर्थिक विकास था, तो आप ना इसको तीसरे को एलिमिनेट कर देते तो भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वांडुंग सम्मेलन, उससे सब पहले जो वांडुंग सम्मेलन हुआ था, मतलब गुटनिरपेक्ष मतलब गुटनिरपेक्ष जो हुआ था उससे पहले जो 1955 में हुआ था, उसमें क्या सही पूछ रहा है, तो ये पहला भी सही है। इसमें बड़े पैमाने पे एशिया अफ्रीका जो नवोदित राष्ट्रीय सम्मेलन भाग ले, इसमें 29 राष्ट्र देश थे, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला नहीं होगा, बाकी 1 2 3 हो जाएगा। पूंजीवादी चीन सम्मिलित नहीं था, साम्यवादी चीन था। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सार्क की स्थापना 7 इसमें हुई थी, बिल्कुल ढाका में हुई थी। इसका भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, तो केवल एक सही है, ठीक है। एक्ट इस पॉलिसी, ये कितनी बार यूजीसी नेट में भी आया है, मैच द फॉलोइंग में आता है, तो नरेंद्र मोदी का एक्ट इस पॉलिसी। सार्क चार्टर आधारभूत सिद्धांत में शामिल है, तो चार्टर में आधार जन कल्याण, आर्थिक विकास, पारस्परिक विश्वास और समझ, अन्य विकासशील देशों का सहयोग, ये नहीं है सिर्फ, देखो नहीं अन्य विकासशील नहीं, अपने ही जो उसके सदस्य हैं उनके बारे में बात होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सार्क किस शिखर सम्मेलन में, साफ्टा एशियाई मुक्त व्यापार हुआ था, तो 12वें शिखर सम्मेलन में, ठीक है। अगला है मोतियों की माला शब्दावली का प्रयोग, ये बिल्कुल नोट डाउन कर लें, किसी भी एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है। बूज एलन हैमिल्टन, बूज एलन हैमिल्टन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान मोदी सरकार की विदेश नीति नहीं है, तो देखो प्रतियोगिता किसी की भी विदेश नीति नहीं होती है, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, संवाद सुरक्षा, ये होता है, ये डी नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नीति गुजरात सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, कोई भी दक्षिण एशियाई देश अपने भूक्षेत्र का उपयोग किसी भी क्षेत्रीय राष्ट्र के विरुद्ध करने की अनुमति नहीं, कोई भी राष्ट्र क्षेत्रीय प्रदेश में स्थित देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्षेत्र के सभी दक्षिण एशियाई राष्ट्र सभी राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता समृद्धता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा नहीं है, ये तीनों है, बाकी ये नहीं होगा। अगला संसद के अयोग्य संबंधी विवाद का कौन सा निपटारा करता है, निर्वाचन आयोग के परामर्श पे
राष्ट्रपति करते हैं। या बहुत आसान क्वेश्चन है, महाभियोग 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। फिर है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियंत्रक महालेखा परीक्षक मुख्य न्यायायुक्त के पद किन के विषय में समानता है, तो फर्स्ट और सेकंड, वेतन और नियुक्ति। ठीक है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन की सूचना जारी करता है। इस बीच लोकसभा विघटन हो जाए तो क्या होगा, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन यथा समय के लिए नहीं होगा, क्योंकि जब वही भंग हो गया तो क्यों हो गया। ये नेहरू रिपोर्ट जो जब मोतीलाल नेहरू ने 1928 में किया था, उसमें कौन सदस्य नहीं है, तो इसमें हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे, बाकी सब सदस्य थे। अगला है जिस लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगों को संचित निधि प्रभावी शामिल उस विधेयक को क्या कहते हैं, उसमें विनियोग विधेयक कहते हैं। मैं सारे विधेयकों ना आपको शॉर्ट्स में डाल दूंगी कि विधेयक से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, कौन सा आर्टिकल 38 है। आप नीति निर्देशक तत्व को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, इसमें दो से तीन क्वेश्चन इसमें शायद पूछा गया है। एक तो 38वां हो गया। अगला है ये संविधान आधारभूत संरचना कॉलेजियम जनित मिनर्वा मिल, तो इसका हो जाएगा हमें सेकेंड वाला को सबसे बाद में लेना। कॉलेजियम 90 में था ना, तो इसको करके तो हम ले आते सही से। ये नव कॉलेजियम 1990 हो गया, ये 80-81 हो गया, ये भी 80 हो गया, ये तो 73 हो गया। ठीक है। अगला है निम्नलिखित इसमें कौन अपने पद पे शपथ लेते हैं, कौन अपने पद की शपथ लेते हैं। देखो राष्ट्रपति तो अपने पद की शपथ लेते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। तो इसमें देखो कंफ्यूजन है, ये तो थर्ड हो जाएगा। देखो स्पीकर तो लेते ही है, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ज़्यादा प्रॉब्ली थर्ड ही होगा। सी, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या हो जाएगा, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानून के संरक्षण का प्रावधान है, तो बी, अनुच्छेद बी का 20 का फर्स्ट। अगला है वस्तु सेवा कर 2 बैठकों में कोई निश्चित अंतराल नहीं होता। अब देखो नीति निर्देश फिर से पूछा है, नागरिक संहिता 1944वें अनुच्छेद में है। अगला है संसद में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है, तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा और संसद, क्या बोलोगे, दोनों ही हो जाएगा, तो कंफ्यूज, ये संसद तो होगा ही ना, तो लोकसभा हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सही क्या है, सही क्या है, वे दल जिन्होंने विधानसभा या आम चुनावों में एक निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त न किए हुए गैर मान्यता प्राप्त दल, ठीक है। और वे दल जिन्होंने पंजीकृत होने की तिथि के बाद कभी भी चुनाव नहीं लड़े उन्हें गैर मान्यता दल प्राप्त, तो दोनों सही है। अगला है लोकहितवाद की संकल्पना उद्गम देश कहाँ है, तो ये है आपका ये कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से है। ठीक है, 1802 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अगला है 70 निम्नलिखित लोकायुक्त संस्था भारत में स्थापित करने वाला प्रथम, तो महाराष्ट्र है। इसको ऐसे इसको देखो, महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। ठीक है, ठीक है, इसका ये सी आंसर हो जाएगा। फिर है मूल अधिकार नीति निर्देश तत्वों के बीच सामंजस्य संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्ष्य, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में, ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आर्टिकल ये है राष्ट्रपति के क्षमा, देखो राष्ट्रपति से भी 2 आर्टिकल आए हैं इसमें, देखो 72वां क्षमादान की है। अगला है किस मंत्रालय का नाम बदलकर, ये भी बहुत मतलब आसानी क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कर दिया गया है। पहले खंबा छूने फर्स्ट पास दी पोस्ट निर्वाचन क्या है, तो एकल मत एकल सदस्य मत प्रणाली। देखो जिसमें पहले अभी जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें क्या होता है, हम एक को मत देते हैं, एक ही को चुनते हैं, और जिनको सबसे ज़्यादा मत आता है, ये नहीं कि 50%, जिनको सबसे ज़्यादा मत आता है, जो सबसे आगे रहते हैं वही हो जाते हैं। फर्स्ट पास दी पोस्ट का मतलब वही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। अब इसको मैच करना है, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ए का ये हो जाएगा शीर्ष, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर है आपका शाखा प्रबंधक हो जाएंगे सेकंड। ठीक है, और फिर निचला हो जाएगा फॉरमैन। फॉरमैन भी अगर आप चलते तो फॉरमैन तो पता था निचले स्थल पर होता है, परिचालन उत्पादक प्रबंधक। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला है एक प्रबंधन एक सहयोग प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित करता है, लक्ष्यों को किस हद तक पूरा किया, यह अधीन के प्रदर्शन मूल्यांकन करने और पुरस्कृत करने का एक महत्वपूर्ण मानक है। उन्हें निम्नलिखित में से किस, तो ये उद्देश्य ये एमबीओ जो बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव
वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 83 निम्नलिखित में कौन मैरी फार्गर फॉलर द्वारा उन्नत विचार है, तो इनका है ये वाला, ये सकारात्मक संघर्ष, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब ये दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये बहुत लिख लो। भय को उत्पन्न किए बिना स्वेच्छा से बात करने वाले व्यक्ति समूह के वांछित कार्य करने की योग्यता का नेतृत्व करते हैं, ये अल्फ्रेड वेथी का है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कथन कारण है, देखो स्टाफ और सहायक अभिकरण दोनों लाइन एजेंसी की सहायता करते हैं, उन्हीं के लिए बनना है, बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे से भिन्न भी है, ये सही। सहायक अभिकरण में कोई परिचालन जिम्मेदारियां नहीं होती, बट दोनों सही है, बट सही एक्सप्लेन नहीं करा। ऑप्शन नंबर, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है, ये है प्रतिपुष्टि, ठीक है। अगला है 87 व्यवस्था सिद्धांत में कौन संबंधित नहीं है, तो ये आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये बर्टल लैम्फी और रोजर एस बी, ठीक है। अगला है परिस्थिति के उपगम संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी हमें एलिमिनेट करना था, जो बिल्कुल नहीं है। देखो रॉबर्ट डहल की बहुलवादी है, ये नहीं होंगे, तभी आपका आंसर आ जाए। आपको आता है नहीं आता है ये नहीं पता है, लेकिन जो इसको एलिमिनेट कर सकते हो उसे भी आप ला सकते हो। इसका नया नव लोक प्रशासन का क्या होगा, सारी कुछ हो जाएगी, जन सहभागिता, लचीला प्रशासनिक जिम्मेदारी, ग्राहक उन्मुख, ठीक है। अगला है ये कब हुआ था अवकाश काल, तो हम लोग को पता है 66 से 69, ऑप्शन नंबर सी। अगला है शासन की नीति के निर्णय को विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता अभियान फिर प्रभावित करने की प्रक्रिया किस शब्दावली में, वकालत। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस जिलाधीश को विकास का दूर रखने की सलाह दी गई, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। अगला है नागरिक अधिकार पत्र की गतिविधि सुशासन के लिए है, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत फोरम के सदस्य न्यूनतम आयु क्या होती है, 35 वर्ष होती है। अगला है कौन से अमेरिकी राष्ट्र में जो लूट प्रणाली के कारण हुई थी, हत्या लूट प्रणाली के गारफील्ड की हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। कायाकल्प नामक राष्ट्रीय पहल किसे, तो काया मतलब शरीर होता है, कायाकल्प तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। फिर है भारत सरकार की कब अंकेक्षण लेखन से अलग किया गया था, तो ये 76। ये सब देखो, ये तो मेमोरी बेस, इसमें मेमोरी बेस में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, अगर आपको याद होगा तो सही है, नहीं तो फिर आप गलत कर देते। अगला है निम्नलिखित में कौन सा नौकरशाही की संसदीय लोकतंत्र की कीमत है, ये हर्बर्ट मॉरिसन। अगला है मनरेगा के तहत कार्ड जो बनता है वो 5 साल के लिए पंजीकृत हो जाता है। नीचे दिए गए चरणों में नीति निर्माण प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन है, मौजूदा परिस्थिति का विश्लेषण। कुछ क्वेश्चन हमारा छूट गया था, वो भी हम कर लेते हैं। देखो किसने अभिमुखी अन्वेषण पर्यावरण घटना वाली परिवर्तन को प्रकट करता है, राजनीतिक परिस्थिति कहलाता है, तो रॉबिन्सन। ये सब जैसे देखो जो बिल्कुल नया लग रहा है ना, उसको आप प्लीज नोट डाउन करो। शक्ति की कार्यशीलता विभिन्न परिस्थितियों के बढ़ाता है और कम करता है, इसके अधीन कौन कार्य करता है, तो मैकाइवर। अगला किसने नागरिक मानव शिक्षित निर्णय का जन कल्याण का प्रयोग किया, जेएस मिल है। इसमें हिगल में जेएस मिल ही होगा। अगला है किस आधुनिक राजनीतिक चिंतन ने निर्देशात्मक राजनीतिक सिद्धांत की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो जॉन रॉल्स को दिया जाता है। कौन नव रूढ़िवादी मान है, तो ये हन्ना अरेंट है। प्लेटो किससे संबंधित, देखो ये ना कंफ्यूजिंग, ये सारा कुछ सारे बुक सुन के देखो, पॉलिटिकस इंग्लिश में देख ले, पॉलिटिया, ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं बोला जाता, पॉलिटिया, पॉलिटिक्स, नोमोई, ओपोलॉजी, तो ये चारों उनकी है। अगला है उच्च चरित्र वाला व्यक्ति उच्च कोटि के सुख के अनुभव करता है, ये अरस्तू बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने छत्तीसगढ़ सेट का क्वेश्चन जो अभी पिछले संडे को हुआ था उसको पूरा सॉल्व किया है। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपने क्लासेस लेके आती हूँ। इसके अलावा अगर आप SST के स्टूडेंट हो, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, तो हिस्ट्री और पॉलिटी मैं कराती हूँ सिस्टमेटिक वे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।